हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आने वाली लेखपाल की परीक्षा और पेट 2022 की परीक्षा में आप जोर शोर से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, इन परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के जीके से संबंधित और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चनों की बहुलता होती है। इससे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसी के लिए हम लोग 1000 प्लस प्रश्न उत्तर प्रदेश से जीके और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर को हम लोग हल कर रहे हैं। और केवल हल ही नहीं कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं मैक्सिमम जानकारी दे रहा हूँ, उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे आप उत्तर दे सकें। आप इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं मैं, जो ये प्रैक्टिस सेट चौथा है। इससे पहले मैं 63 क्वेश्चनों को माध्यम से मैक्सिमम आपको जानकारी दे चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखेंगे खुद ही कहेंगे हाँ वीडियो सर काफ़ी लाभदायक है। क्वेश्चन का स्तर काफ़ी उच्च रहता है, जिससे आपके मतलब कि इससे बाहर कुछ आए ना। 1000 प्लस प्रश्न का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि मैक्सिमम चीज़ें, सारे टॉपिक उत्तर प्रदेश रिलेटेड हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक होंगे और हर क्वेश्चन के माध्यम से मैक्सिमम मैं आप जानकारी दूंगा, जिससे उत्तर प्रदेश संबंधित कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपका प्रश्न वहां पर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो 3 सेट है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखने के बाद उन सेट को भी देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, और 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज में कहा जाए तो ये 64वां प्रश्न है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 पर देश के कुल कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, अब यही प्रश्न पूछता है। अब इसमें उत्तर प्रदेश संबंधित क्या है तो मैं बताऊंगा। चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर समझ लीजिए पहले क्या है। 939, 79, 839, 739, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो सही उत्तर है 939। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर देश के 939 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक या सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी है? अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन बी मैंने लिखा है ना, ये 79, 79 यही ऑप्शन है। ये 79 जो है, इतने उत्तर प्रदेश से पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। टोटल पूरे देश में 939 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपके जैसे इसमें से आप जितने क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, इसमें से आपको पहले से कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चनों का क्या स्तर रह रहा है, कैसा आपको वीडियो लग रहा है, अब कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इस हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं मैक्सिमम जितनी भी प्रकार की जो भी चीज़ें पूछी जा सकती होंगी उसको मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए 65वां प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न कह रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम या यूनिवर्सिटी, सॉरी स्टेडियम नहीं है, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? ये उत्तर प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी बन रहा है, खेल यूनिवर्सिटी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, बनना शुरू हो चुका है, शिलान्यास हो रहा है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? मेरठ, मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, कहाँ बन रहा है? अब देखिए, यही अपडेटेड क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप अभी इधर के जो एग्जाम के देख लीजिएगा, चाहे जितनी परीक्षाएं हुई हैं, देखिएगा अब क्वेश्चनों का लेवल इस तरह का हो चुका है। अब वो जमाना चला गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, ये आपसे पूछा जाएगा। आप सारस लगा, आप पोस्ट लगा के चले आएंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों एक बात आपसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि किसी ने कमेंट किया था कि सर आप टीचर तो अच्छे हैं लेकिन लापरवाह टीचर हैं। मैं उसकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था 1000 प्रश्नों को मैं प्लस को सीरीज को मतलब कंप्लीट करवाऊँगा, तो इधर कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी और उधर भी बीच बीच में काफ़ी डिले हो जाता है। इसकी कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से आपको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरी गलती है, कहने का कुल अर्थ ही है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और मैं जिसने भी कमेंट किया है वो वीडियो मेरी रेगुलर देखता है, मैं जान रहा हूँ, और क्योंकि उसके अधिकतर मुझे कमेंट मिलते रहते हैं, तो मैं उससे कहना चाहूँगा भाई कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरा प्रयत्न करूँगा कि आपकी उम्मीदों पे मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं हर बार मैं थोड़ा डिले कर जाता हूँ। आपकी बात सही है, आपने मुझे लापरवाह कहा है, तो ये बात सही भी है। और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे और भी बेहतर बनने का एक तरह से राय देते हैं। ठीक है, जिससे मेरे अंदर जो कमियाँ हैं वो पूरी मतलब मैं उनको दूर कर सकूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।
आपके कमेंट के लिए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा उतर सकूं। चलिए ये देखिए, वापस आते हैं टॉपिक पे, बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी हो जाती है कभी कभार। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में खुल रही है। ऑप्शन ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये पहला खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है, ठीक है ना। और इसमें लगभग कितनी लागत आएगी, ये भी इस टाइप के भी कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर टफ करता है तो यही सब पूछता है कि लगभग कितनी लागत का अनुमान लगाया गया, कितने रुपए इसके लिए आवंटित किए गए। तो ध्यान दीजिएगा 700 करोड़, 700 करोड़ रुपए से इस यूनिवर्सिटी एक अनुमानित है कि इतना इस पर खर्च आएगा इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है। कितने में बन रहा है ये भी ध्यान दीजिएगा, 91.38 एकड़ भूमि पे ये बनेगा। आप इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन लगभग याद ध्यान रखिएगा 91 एकड़ में ये बन रहा है, ठीक है ना। लगभग में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें कितने बच्चे हर साल ट्रेनिंग लेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा 1080 खिलाड़ी इसमें हर साल ट्रेनिंग लिया करेंगे इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल सकती है, ठीक है। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है, जैसे आप सोच रहे हैं सर यही प्रैक्टिस सेट, सीधे क्वेश्चन बोलिए उत्तर बोलिए, कुछ ऐसे बनते हैं, आप पूरा डिटेल में आप बताने लगते हैं। दोस्तों यही तो जरूरी है, आपको सिलेक्शन लेना है। ये थोड़ा ना देखना है कि मैंने 20 क्वेश्चन पूछा, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन जवाब दे दिए। आपको इसके माध्यम से और जानकारी मिलेगी। प्रश्न तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना, आप तो ये भी पूछा सकता है कि कितने खिलाड़ियों के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है, क्या मतलब क्या कैपेसिटी होगी उस यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। तो आपको तो पता है मेरठ में तो बन रही है, लेकिन कितनी उसकी मतलब कैपेसिटी होगी ये आपको पता ही नहीं है। इसलिए जो मैं बताता हूं उसको भी आप ध्यान दिया करिए, ठीक है ना। तो 1080 खिलाड़ियों को एक साल में इसमें ट्रेनिंग मिलेगी। लगभग अनुमानित मतलब इस पे व्यय होगा 700 करोड़ रुपए, ठीक। कितने में बन रही है, लगभग 91 एकड़ जमीन पर ये यूनिवर्सिटी बन रही है। इसका शिलान्यास किसने किया है, शुरुआत किसने किया बनाने का, तो इसका श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि शिलान्यास का पूछ लेता है, उसमें कई सारे आ जाएंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी आ जाए उसमें आपको ध्यान रखना है किसने शिलान्यास किया है, कुछ भी पूछा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है। चलिए इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं हम लोग 66वें प्रश्न की ओर। 66वां प्रश्न क्या कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य में शुरू की जानी प्रस्तावित है। पहली बात तो ये योजना है का, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। एक लाइन लगभग भर गया, बस 4 लेटर और हैं। तो ये योजना किससे संबंधित है दोस्तों, जो जैसे राज्य है उसके अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो उनके जो कर्मचारी जो होते हैं और पेंशनर जो होते हैं, जो पेंशन ले रहे होते हैं, उनकी जो चिकित्सा उनको लाभ देने के लिए इसके माध्यम से दिया जाएगा, जिससे उनको मतलब कि चिकित्सा मतलब प्रतिपूर्ति मिलती है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी तबीयत खराब होती है, उस पर डिपेंडेंट उसके बच्चे या जैसे कि उसकी पत्नी पर अगर कुछ मतलब तबीयत खराब हुई, उसका इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसके लिए वो फार्म भरता है। अब फार्म भर के उसको वो जमा करता है और फिर धीरे धीरे 1 साल 2 साल बाद उसको रुपए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन तत्काल उसको रुपए नहीं मिलता, तत्काल उसको अपनी तरफ से ही उसको ट्रीटमेंट या इलाज करवाना होता है। इसके माध्यम से कैशलेस जब शुरू हो जाएगा तो इसमें उसको एक कार्ड मिलेगा, ठीक है। इस कार्ड के उसको एक नंबर आवंटित होगा, उस नंबर के माध्यम से, एक कार्ड नंबर होगा, उसके माध्यम से वो अपना ट्रीटमेंट तत्काल करवा सकता है। कुछ उसके लिए हॉस्पिटल्स निर्धारित होंगे, इन्हीं हॉस्पिटलों में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी योजना है, ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है योजना। उत्तर प्रदेश में इस योजना का नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। अर्थात आप समझ गए होंगे उसका उत्तर सही है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक। इससे उत्तर प्रदेश में लगभग कितने कर्मचारियों को लाभ होने वाला है या पेंशनरों को, तो लगभग जो अनुमानित आंकड़ा जो है तो 28 लाख कर्मचारी को इससे, और कर्मचारी और पेंशनर दोनों को मिला के इतना लाभ, मतलब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को लाभ मिलने वाला है, ठीक। चलिए अभी ये लागू नहीं हुई है योजना, ठीक है, अभी लागू नहीं हुई है। हाँ, इस तरह की योजना प्रस्तावित है कि जल्द से जल्द ये लागू हो जाएगी, ठीक। इसलिए इस पर कार्य चल रहा है, कहने का कुल अर्थ ये है। चलिए 67वां प्रश्न देखते हैं। 67वां प्रश्न क्या कह रहा है, 100
सी प्लेन चलाने की योजना के तहत गोरखपुर से वाराणसी के बीच में किस कंपनी को सी प्लेन चलाने की अनुमति मिली है? काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे पेट 2022 की परीक्षा हो या अन्य भी परीक्षा हो, क्योंकि 100 सी प्लेन चलाने की योजना चल रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक ना। पूरे भारत में एक योजना लाएगी 100, जिसमें अभी मतलब जो पहला जो इसका चरण चल रहा है, पहले चरण में 18 जगहों पर सी प्लेन चलाने की अनुमति दे दी गई। कितने जगहों पे? 18 जगह पर अनुमति चलाने की। पहली बात तो समझ लीजिए सी प्लेन है क्या जी। सी प्लेन मतलब समझ रहे, सी मतलब हो गया समुद्र जगह, मतलब जो पानी वानी वाला इलाका हो गया। प्लेन मतलब जानते हैं हवाई जहाज उड़ने वाला प्लेन, ठीक। तो जो जहाज जो आप देखते हैं वो जो लैंडिंग करती है या ज़मीन पे लैंडिंग कर रहे हैं, ज़मीन से ही उड़ान भरती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये पानी में भी ये लैंडिंग करते हैं और पानी से भी उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सी प्लेन चलाए जाएंगे। और ये जो एक इसमें जो पहले चरण में 18 जो चलाया जा रहा है, इसमें से एक जो है गोरखपुर से वाराणसी के बीच में चलेगा। कितनी दूरी है? लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। और लगभग मतलब मैंने कई इसका वेबसाइट पे मैंने सर्च किया तो मुझे मुझे लगभग एवरेज ये मिला कि 5,000 रुपये तक इसका किराया होगा, ठीक है ना। 5,000 रुपये तक इसका किराया होगा। कौन किस कंपनी को मिला है ये चलाने की अनुमति? तो स्पाइस जेट को मिला है। किसको मिला है? स्पाइस जेट को मिला है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तब तो पता चल ही गया। स्पाइस जेट को मिला है। तो आप ये जान रहे हैं कि 200 किलोमीटर की दूरी है लगभग गोरखपुर और वाराणसी के बीच में, ठीक है। और 5,000 रुपये इसका किराया लगभग अनुमानित है। 5,000 से 6,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है। तो लगभग एवरेज मैंने निकाला तो 5,000 रुपये तक का किराया अनुमान लगा रहे हैं सारे, जितने भी वेबसाइट मैंने हर जगह सर्च की और जो इनके पे भी साइट पे भी मैं गया था, ठीक है, जो ऑफिशियल साइट है। तो लगभग अब 200 किलोमीटर पे चलने के लिए 5,000 रुपये कौन कितना किराया दे सकता है, वहन कर सकता है, नहीं कर सकता आम आदमी, तो ये भाई तो मुझे नहीं पता, आप खुद सोचिएगा। अच्छा, बस उसका कितना किराया है तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना किराया पड़ जाता होगा। 1,000 तक पड़ जाता होगा मेरे ख्याल से, तो नहीं पड़ता होगा। अगर पड़ता होगा तब तो उस हिसाब से 5,000 ठीक है। ऐसे एक आइडिया मैं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं। चलिए 68वां प्रश्न देखता हूँ। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय बनाने की योजना प्रस्तावित है? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय बनाने की योजना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? आइडिया आप लोग का सबका सही जाएगा, झांसी में। झांसी की रहने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के लिए उन्होंने लड़ा भी था और उन्हीं के नाम पे झांसी में ही रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है और इसमें से कुछ है नहीं स्पेशल जो बता सकूँ मैं। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? काफ़ी अच्छा ये एक सिस्टम लेके आया गया है। और पहला भारत का पहली बात तो आपको ध्यान देना, भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी। देखने में तो लग रहा है उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन ही के हैं। बड़ी अच्छी बात है कि भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, ये है क्या चीज़ आप समझ रहे हैं? पहले उत्तर जाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या चीज़। ये इसलिए एक आधुनिक एक तरह से हथियार, मतलब एक तरह से यंत्र कही है जिसके माध्यम से ट्रैफिक को कम किया जाता है और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसको विकसित किया जाता है, ठीक है। ये बन रहा है गाजियाबाद में, लॉन्च किया गया है, बन चुका है गाजियाबाद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गाजियाबाद के जो डासना है, एक इलाका पड़ता है डासना, मैं गया तो नहीं हूँ, मैं बस पढ़ा हूँ, इतना ही मैं जान रहा हूँ। ये गाजियाबाद में डासना एक जगह पड़ता है, वहाँ पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया गया है जिससे वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या का थोड़ा सा समाधान हो सकता है और यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकेगी इस माध्यम से, ठीक। इसका उत्तर क्या हो गया सही? गाजियाबाद। चलिए 17वां प्रश्न झांसी से फिर से आ गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? झांसी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है और बदल कर क्या किया गया है, इसलिए मैंने ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ही वहाँ पे रखा गया होगा, या नहीं बदला होगा तो वही नाम रखा होगा। जैसे मैंने ऑप्शन डी रख दिया, झांसी रेलवे स्टेशन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं।
रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, झांसी की रानी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन। मैंने ऑप्शन भी वैसे ही बनाए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70वें का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का नया एटीएस कमांडो सेंटर कहाँ खुलेगा? तो मेरठ में, देवबंद में, लखीमपुर खीरी में, गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश का नया एटीएस कमांडो सेंटर जो खुल रहा है ये आपका देवबंद में खुल रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी जानकारी मिलती है और कुछ स्पेशल नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो यही बस पूछा जाएगा कहाँ खुल रहा है। देवबंद में खुल रहा है, उतना ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन के 100 आइकॉनिक साइट की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल सम्मिलित है? देखिए कितने इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मतलब यही सब प्रश्न एग्जाम में भी आते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है उसके तहत 100 आइकॉनिक साइट्स की लिस्ट जारी की जाती है। उसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्थल सम्मिलित हैं? अभी इसलिए मैंने इस प्रश्न को इसलिए डाला ना दोस्तों क्योंकि अभी 2 नए स्थल हैं जो अभी लिस्ट में उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ से 2 ऐसे स्थल हैं जो आइकॉनिक साइट के रूप में उनको उसमें लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 इसमें से छठा जो नंबर है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 उत्तर प्रदेश के स्थल सम्मिलित हैं 100 आइकॉनिक साइट की लिस्ट में। उत्तर प्रदेश से 6 साइट सम्मिलित हैं। अभी जल्द में 2 साइटों को सम्मिलित किया गया। कौन कौन से? आगरा का किला, आगरा का किला जो है उसको सम्मिलित किया गया है और वृंदावन का राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप समझ लीजिएगा, वैसे मैं बोल रहा हूँ आप तो समझ रहे होंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर जो है, बांके बिहारी मंदिर जो है ये सम्मिलित किया गया है। ये दोनों स्थल सम्मिलित किया गया है। इसको मिला के टोटल अब 6 जो साइटें हैं वो 100 आइकॉनिक साइट में हो गई। और भी कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे कौन सम्मिलित किया गया था? वाराणसी में जो मणिकर्णिका घाट है, मणिकर्णिका घाट नंबर 1 पे पहले बात तो उसको सम्मिलित किया गया। ध्यान से सुन लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा आइकॉनिक साइट में सम्मिलित नहीं है, उसमें इन सब का नाम हो, एक ऐसा नाम हो जिसको नहीं हो, तो एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है ना। पेपर का लेवल टफ हो चुका है। यहाँ पे क्रीमी लेयर वाले लड़ रहे हैं एग्जाम में, लेखपाल की परीक्षा में जो बैठ रहे हैं ना, वो आलतू फालतू नहीं बैठ रहे हैं जो 40-50 नंबर लाए थे। यहाँ पे सब बढ़िया बढ़िया नंबर 60% प्लस वाले नंबर वाले हैं। इसमें 62 नंबर प्लस ही गई थी कट ऑफ। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। 80 प्लस नंबर टारगेट करना ही करना है, लाना ही लाना है। कैसे? तभी उम्मीद करना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक, चलिए तो आप सुन लीजिए, ध्यान में आपके रहेगा। नंबर 1 पे वाराणसी में जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ वाराणसी में कई घाट हैं, तो वहाँ पे मणिकर्णिका जो घाट है उसको 1 नंबर पे सम्मिलित किया गया था आइकॉनिक साइट पे। नंबर 2 पे ताजमहल को सम्मिलित किया गया था। नंबर 2 पे ताजमहल हो गया। नंबर 3 पे बिजनौर का जो विठुर कुटीर मंदिर है, विठुर कुटीर मंदिर मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, विठुर कुटी मंदिर, ठीक है ना, ये 3रे नंबर पे सम्मिलित किया गया था। विठुर कुटी मंदिर जो है 3रे नंबर पे सम्मिलित किया गया था। नंबर 4 पे प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर, प्रयागराज में, इलाहाबाद पुराना नाम, नया नाम प्रयागराज, प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर, इसको सम्मिलित किया था। और 5वां 6ठे नंबर पे जो सम्मिलित किया गया आगरा का किला जो अभी जल्द में किया गया, वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर को सम्मिलित किया गया। टोटल 6 साइटें हैं जो 100 आइकॉनिक साइटें जो हैं पूरे भारत की उसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश से 6 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 पदक स्वर्ण रजत कांस्य जीतने वाली रामपुर की महिला का नाम क्या है? पहली बात तो ये पता चल गया आपको कि रामपुर के रहने वाली हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि अंतरराष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में, अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता होती है उसमें 3 पदक एक महिला ने जीता। बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। किसने जीता है? ये रामपुर के रहने वाली हैं और इसका नाम है सुभद्रा सिंह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सुभद्रा सिंह ने
तीनों पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, तीनों पदक जीता है और ये रामपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बात, अब ये थोड़ा समझ लीजिए, 125 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 125 किलोग्राम उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा 2 अन्य वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और रजत पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक किस में जीता है? 125 किलो वाट। ठीक, हो सकता है ये भी पूछ सकता है, इसलिए जानकारी में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग युवा तैयारी कर रहे हैं, खाली एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में, किसमें? स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है स्वास्थ्य सूचकांक में? प्रथम स्थान रहा है, अंतिम स्थान रहा है, दूसरा स्थान रहा है, चौथा स्थान रहा है? तो आप सोचिए कि कौन सा स्थान रहा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप एक अनुमान भी लगाइए, आइडिया भी लगाइए कि कौन सा सही रहा होगा। चलिए तब तक अनुमान लगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। ठीक ना, तब तक आइडिया लगाते रहिए। नंबर 1 पे कौन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, नंबर 1 पे रहा है केरल। नंबर 1 पे केरल रहा है। नंबर 2 पे कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है। नंबर 3 पे कौन सा राज्य रहा है? नंबर 3 पे रहा है आपका तेलंगाना। तो प्रथम तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है। आपको मैं उत्तर बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश का इसमें अंतिम स्थान रहा है, सबसे लास्ट स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर केरल रहा है, नंबर दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है, नंबर तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। ठीक है, और सबसे लास्ट तो हो गया उत्तर प्रदेश, सेकेंड लास्ट पे आपका बिहार रहा है। ठीक है, और थर्ड लास्ट कहा जाए तो आपका मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, तो ऊपर के शुरुआत के 3 बता दिए मैंने और लास्ट के 3 नाम बता दिए। ज़्यादा मैक्सिमम पूछेगा तो उत्तर प्रदेश पूछेगा, पहला स्थान पूछेगा, और ज़्यादा टफ करेगा तो इससे ज़्यादा तो बाहर पूछेगा नहीं। ठीक है ना, नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तेलंगाना, सबसे लास्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकेंड लास्ट बिहार और थर्ड लास्ट मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की उप विजेता टीम कौन सी रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हुआ है, पहली बात ध्यान दीजिएगा, सीनियर नहीं है, जूनियर है। प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ा करिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं आपको पता होता है उत्तर, लेकिन आप हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, स्पीड के चक्कर में पढ़ते चले जाते हैं फटाफट, उत्तर प्रश्न का अर्थ समझते नहीं क्या पूछना चाह रहा है, उत्तर गलत टिक करके चले जाते हैं। और आपके लिए एग्जामिनर समझता है कि आप लोग ऐसी बेवकूफियत करेंगे, इसके लिए वो इस तरह के ऑप्शन भी दे देता है जो आप समझते हैं कि हाँ ये उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 11वीं और जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है, और इसमें भी उप विजेता पूछा जा रहा है, ना कि विजेता पूछा जा रहा है। ये तीनों चीज़ों पर गौर कीजिए। उसके बाद अब ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसमें आपको बता दें जिसमें विजेता रही है वो उत्तर प्रदेश रही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उप विजेता कौन रही है? चंडीगढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं सही होगा, सॉरी। जो उत्तर प्रदेश है ये विजेता रही है, और उप विजेता जो है वो चंडीगढ़ रही है, सेकेंड नंबर पर आपका। ठीक, इतना आपको इस प्रश्न से जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के मामले में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, जो किस जिले ने प्रथम स्थान की बात हो रही है ना, यहाँ पे ये तो नहीं कह रहा प्रदेश की बात, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि पूरे देश स्तर की बात हो रही है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही है कि पूरे राष्ट्र स्तर पे किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के मामले में। ठीक, तो ऑप्शन आपके हैं अमेठी, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेठी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेठी ने आवास निर्माण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेकेंड स्थान पे कौन रहा है? फर्स्ट स्थान पे तो अमेठी रहा है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का एक राज्य, एक मतलब जिला हो गया, प्रथम स्थान पे रहा। सेकेंड नंबर पे जो रहा है वो आपका रहा है पंजाब का फरीदकोट,
पंजाब में एक फरीदकोट जनपद है, जिला है, ठीक है, ये सेकेंड नंबर पर है। और नंबर 3 पे भी उत्तर प्रदेश का एक जिला रहा है, ये भी अच्छी बात है, गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद जो है ये नंबर तीसरे पे रहा है। नंबर 1 पे अमेठी, नंबर 2 पे फरीदकोट पंजाब में है, और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का नंबर तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। इस टॉपिक से अगर कुछ पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा बार पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च किए गए हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स होते क्या हैं, ठीक ना। ये जो इंटरनेट की सुविधा होती है, ठीक, इसको देते हैं। और आपको बता दें कि आपको आश्चर्य होगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में एक ही नोड्स था, मात्र एक नोड्स था गौतम बुद्ध नगर में, ठीक ना। गौतम बुद्ध नगर में जो था एक ही नोट्स था जो अब तक चल रहा था। इसके बाद अभी लॉन्च किए गए हैं 7 नोट्स लॉन्च किए गए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिला के टोटल 8 नोट्स हो गए, ठीक है। इंटरनेट में गति मिलती है, ठीक है, और काफ़ी ये मतलब उससे केंद्रीय इलेक्ट्रिक सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। नए 7 लॉन्च किए गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही था इंटरनेट एक्सचेंज नोड। और जो नोड लॉन्च किए गए कहाँ पे है, पहली बात ये सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो बैठी जाती हैं। मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, यहाँ पे एक नोड लॉन्च किया गया है, ठीक। चलिए इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। 77 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल आपके। अब मैं जल्दी कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो आपकी आती रहे। और धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए कि मैं थोड़ा लापरवाह हूँ, ये आपने बोला तो मुझे नहीं पता चला। मुझे पहले से थोड़ा सा लगता है कि मैं लापरवाह हूँ, लेकिन मैं अब लापरवाही नहीं करूँगा। और आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन दोस्तों केवल एक जगह से नहीं कई जगह से पढ़ के मिलता है। फिर उसको मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ कि हाँ ये बनाऊँ, इसके माध्यम से क्या क्या जानकारी दे सकता हूँ, उस हिसाब से मैं ऑप्शन भी देता हूँ आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन से मैक्सिमम जानकारी देने प्रयास करता हूँ। थोड़ी मेहनत पड़ती है, थोड़ा समय लग जाता है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं समझ लेता हूँ। थोड़ी लापरवाही करके भी काम करता है, इसके कारण थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास और कोई सजेशन है या और कुछ प्रश्न हैं आपके अंदर जो मैंने इसमें जो बताया इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, या तैयारी संबंधित प्रश्न हो, या पेट 2022 या लेखपाल संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।